नमस्कार, स्वागत है आपका आईना सच का के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब परीक्षा की कॉपी चेक करने के लिए लाल कलम की जगह माउस और स्क्रीन का इस्तेमाल होगा? और क्या हो अगर परीक्षा के दौरान किताबें साथ रखना नियम के खिलाफ नहीं बल्कि जरूरी हो जाए? सीबीएसई अब कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है जो शिक्षा का चेहरा बदल देंगे। फिर इसके साथ ही राजनीति में एक बयान पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला सकता है। क्या दोस्ती का हाथ अब दुश्मनी में बदलने वाला है? गठबंधन जो कभी जीत की गारंटी था अब बन गया है शक और आरोपों का मैदान। एक बयान ने पैदा कर दी है ऐसी दरार जिसे भरना आसान नहीं। आज हम आपको बताएंगे वो सच जो उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा रहा है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के एक शांत शहर में अचानक तनाव की हवा बहने लगी। एक तरफ आस्था और दावा, दूसरी तरफ कानून और सुरक्षा का घेरा। सवाल था एक ऐतिहासिक इमारत का जिसे कुछ लोग मंदिर कह रहे थे और कुछ मकबरा। जब आस्था की भीड़ ने कानून की हदें पार की तो क्या हुआ? आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जिसमें इतिहास के दावे हैं, सियासत के आरोप हैं और एक शहर की शांति दांव पर है। क्या है इस इमारत का असली सच और क्यों है यह मामला इतना बड़ा बन गया है? और अंत में उत्तर प्रदेश की विधानसभा जहां कानून बनते हैं अचानक किसी फिल्मी ड्रामे का मंच बन गई। यहां सवाल सिर्फ विकास का नहीं था बल्कि एक ऐसी चुनौती का था जिसने सदन को हिला दिया है। तो आखिर क्या थी वो योजना जिस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया और क्यों ये लड़ाई विकास से होते हुए निजी कस्मों तक जा पहुंची? आज हम इस पूरी घटना की परतें खोलेंगे जहां राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा कि खुद विधानसभा भी हैरान रह गई। अब बात करते हैं पहली खबर की। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा जगत के एक बड़े बदलाव की जो सीधे तौर पर हमारे लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो ना सिर्फ पढ़ाई के तरीकों को बदलेंगे बल्कि परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को भी आधुनिक बनाएंगे। आज हम जानेंगे कि क्या है यह एआई सेंटर, कैसे होगा ऑन स्क्रीन मूल्यांकन और क्यों शुरू हो रहा है ओपन बुक असेसमेंट। आजकल हर तरफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। अब सीबीएसई ने भी इसे शिक्षा के केंद्र में लाने का फैसला किया है। सीबीएसई अपने छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाने जा रहा है। आप इसे एक ऐसा हाईटेक हब कह सकते हैं जहां छात्र सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि तकनीकी से सीखेंगे। यह एक ऐसा माहौल देगा जो पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार अनुभव बनेगी। यहाँ एआई टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स की मदद से मुश्किल विषय भी आसान हो जाएंगे। इसका मुख्य लक्ष्य है छात्रों में जिज्ञासा, नवाचार यानी कि इनोवेशन और सीखने की गहरी समझ को बढ़ावा देना। अभी तक हमारी शिक्षा प्रणाली में रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है, लेकिन इस सेंटर के जरिए सीबीएसई छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना चाहता है। यह छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। सीबीएसई का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली के द्वारका में बनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI यानी रुचि पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। जो एजेंसियां इसमें दिलचस्पी दिखाएंगी वे अपनी योजना और लागत का अनुमान देंगी। इन्हीं अनुमानों के आधार पर प्रोजेक्ट की लागत और बजट तय होगा। सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब बात करते हैं एक और क्रांतिकारी बदलाव की। यह है बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन। अभी तक कॉपियां मैनुअल तरीके से चेक होती रही हैं, जिसमें काफी समय लगता था।
और गलतियों की भी संभावना रहती थी। सीबीएसई ने अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की आंसर शीट को चेक करने के लिए डिजिटल मूल्यांकन को अपनाने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं कि यह कैसे काम करेगा। तो इस नए सिस्टम में छात्रों द्वारा लिखी गई कापियों को पहले स्कैन किया जाएगा। इसके बाद ये स्कैन की गई कापियां परीक्षकों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएंगी। परीक्षक सीधे स्क्रीन पर ही कॉपियों को चेक करेंगे। सीबीएसई का मानना है कि इस कदम से मूल्यांकन की प्रक्रिया में समय बचेगा, गलतियां कम होंगी और सटीकता बढ़ेगी। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी। तो अब बात करते हैं, क्या यह पहली बार हो रहा है? तो आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले सीबीएसई ने 2014 में 10वीं और 2015 में 12वीं की परीक्षाओं में कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में इसका प्रयोग किया था। अब इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है और सीबीएसई का इरादा है कि सभी विषयों की कापियां इसी तरह से चेक की जाएं। गवर्निंग बॉडी ने सुझाव दिया है कि इसे सभी विषयों में लागू करने से पहले कुछ विषयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आजमाया जाए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 28 करोड़ रुपए है। फिर बात करते हैं ओपन बुक असेसमेंट की। रटने की आदत को खत्म करने के लिए सीबीएसई एक और बड़ा कदम उठा रहा है। यह है ओपन बुक असेसमेंट। अगले साल से सीबीएसई 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए ओपन बुक असेसमेंट शुरू करेगा। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें छात्रों को परीक्षा के दौरान अपनी किताबें और स्टडी मटेरियल साथ रखने की अनुमति होगी। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को रटने के बजाय समझकर जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे छात्रों में कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने और अपनी समझ का इस्तेमाल करके सवालों के जवाब देने की क्षमता विकसित होगी। इन बड़े बदलावों के साथ ही सीबीएसई ने एक और फैसला लिया है जो छात्रों और अभिभावकों पर सीधा असर डालेगा। सीबीएसई ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए फीस में 6.66% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 2020 के बाद पहली बार हुई है। भारत में 10वीं और 12वीं के लिए थ्योरी के 5 विषयों की फीस अब 1600 रुपए हो गई है। विदेश के स्कूलों में यह बढ़ोतरी 10% की गई है। तो ये थे सीबीएसई के कुछ अहम फैसले। ये बदलाव दर्शाते हैं कि सीबीएसई शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक बना रहा है। ये सभी कदम छात्रों के भविष्य को नई दिशा देंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। भारतीय राजनीति में गठबंधन की राह हमेशा आसान नहीं होती। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल रालोद और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच का गठबंधन भी अब इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल ही में एक बयान ने इस गठबंधन में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले की जड़ में रालोद नेता तेजपाल सिंह का एक बयान है, जिसने मथुरा की छाता विधानसभा सीट पर राजनीतिक घमासान शुरू कर दिया है। इस घटना की शुरुआत रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी के मथुरा दौरे के बाद हुई। तेजपाल सिंह ने दावा किया कि जयंत चौधरी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में छाता सीट रालोद के खाते में जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी ऐलान किया कि उनके बेटे इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बयान ने गठबंधन में हलचल मचा दी, क्योंकि छाता सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और यहां से वर्तमान विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण है। तेजपाल सिंह ने आगे यह भी कहा कि रालोद आगामी पंचायत चुनाव में भी अकेले ही मैदान में उतरेगी, जिससे बीजेपी के साथ गठबंधन में दरार की आशंका और बढ़ गई। तेजपाल सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी नेता और छाता से विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रालोद को पनौती या अशुभ घड़ी में बनी पार्टी कहकर संबोधित किया। उनका कहना था कि रालोद ने जिस भी पार्टी का समर्थन किया उसी का सफाया हो गया।
लक्ष्मी नारायण ने अपने बयान को साबित करने के लिए कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि रालोद के साथ गठबंधन के कारण ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 सीटों से घटकर 240 सीटों पर आ गई। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों चंद्रशेखर, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी का रालोद के साथ गठबंधन के बाद राजनीतिक करियर का सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने एक पुरानी घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय रालोद से गठबंधन को लेकर चेतावनी दी थी। लक्ष्मी नारायण ने दावा किया कि राजनाथ सिंह ने तब कहा था कि रालोद एक पनौती पार्टी है और इसके बाद मुजफ्फरनगर और कैराना जैसी महत्वपूर्ण सीटें बीजेपी हार गई थी। लक्ष्मी नारायण ने जयंत चौधरी की तुलना हरियाणा के दुष्यंत चौटाला से करते हुए कहा कि दोनों को अपनी राजनीतिक ताकत को लेकर गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी को लगता है कि उनकी पार्टी पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत की गारंटी है, जबकि सच्चाई यह है कि रालोद का पारंपरिक वोटर बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में जो वोट कांग्रेस को मिले वो दरअसल रालोद के ही वोटर थे जो गठबंधन से नाराज थे। चौधरी लक्ष्मी नारायण के इन बयानों के बाद रालोद के नेताओं में भारी गुस्सा फैल गया है। उन्होंने तुरंत लखनऊ में एक बैठक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में रालोद के नेताओं ने चौधरी लक्ष्मी नारायण के बयान को निंदनीय और गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ बताया। इस प्रतिनिधि मंडल में रालोद के कई बड़े नेता शामिल थे, जैसे बिजनौर से सांसद चंदन चौहान, बागपत से सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान और विधायक मिथिलेश पाल। इस मुलाकात का मकसद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी नाराजगी पहुंचाना और गठबंधन के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करना था। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने रालोद और बीजेपी के बीच चल रहे गठबंधन में तनाव को उजागर कर दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियां इस विवाद को कैसे सुलझाती हैं और क्या इसका असर भविष्य में होने वाले चुनावों पर पड़ता है। क्या यह सिर्फ एक बयानबाजी है या गठबंधन में एक बड़ी दरार का संकेत। फिर अब आपको तीसरी खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक मकबरे को मंदिर मानकर पूजा करने पहुंचे हिंदू संगठनों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों के लोगों ने सुरक्षा बैरिकेडिंग तोड़कर मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां भगवा झंडा फहरा दिया। इस घटना के बाद पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, जिसमें सियासी आरोप प्रत्यारोप से लेकर प्रशासनिक कार्रवाई और धार्मिक गुरुओं की प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। यह पूरा मामला फतेहपुर के अबू नगर स्थित एक पुराने मकबरे को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थल असल में ठाकुर द्वारा मंदिर था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सरकारी दस्तावेजों में मकबरे के रूप में दर्ज करवा दिया। इसी दावे के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, जिसमें हिंदू महासभा के प्रांत उपाध्यक्ष मनोज द्विवेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल भी शामिल थे, वहां पूजा करने पहुंचे। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए मकबरे के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रखा था, लेकिन करीब 300 लोगों की भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण भीड़ को रोकना मुश्किल हो गया। अंदर घुसते ही भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए, 2 मजारों को डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया और मकबरे के ऊपरी हिस्से पर भगवा झंडा फहरा दिया। जैसे ही तोड़फोड़ की खबर फैली, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और पथराव शुरू कर दिया, जिससे हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। पुलिस ने रात भर में क्षतिग्रस्त मजारों और दरवाजों की मरम्मत कराई ताकि हालात और ना बिगड़े।
मकबरे के चारों ओर 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। मकबरे के चबूतरे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए और बाहर दोहरी बैरिकेडिंग में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात रहे। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व दोबारा कोई घटना ना कर सके। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ जैसे आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाकर तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। डीजीपी के आदेश पर एडीजी जोन प्रयागराज संजीव गुप्ता और आईजी रेंज प्रयागराज अजय मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और डीएम और एसपी से स्थिति की समीक्षा की। पुलिस इस मामले में सब इंस्पेक्टर विनीत कुमार उपाध्याय की तहरीर पर 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल ला दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रही है और एक पक्षीय राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद भीड़ का अंदर घुस जाना पर्याप्त पुलिस बल की कमी को दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ इनकार किया और कहा कि इस मामले में सरकार का कोई हाथ नहीं है। भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल, जिनका नाम भी एफआईआर में, कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिला अध्यक्ष जीशान रजा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। मौलाना ने इसे हिंदू महासभा की करतूत बताया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जीशान रजा ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया है और कहा है कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। फिलहाल फतेहपुर में स्थिति नियंत्रण में है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह और एसपी अनूप कुमार सिंह के अनुसार कानून व्यवस्था सामान्य है और लोगों में विश्वास कायम करने की कोशिश की जा रही है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और एडीजी रमेश शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी किया गया है ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव बना रहे। यह घटना दिखाती है कि कैसे धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद छोटे से शहर में भी बड़ा तनाव पैदा कर सकते हैं। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को किस तरह सुलझाता है, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या दोनों पक्षों के बीच इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर कोई स्थायी समाधान निकल पाता है। और अब नजर डालते हैं अंतिम खबर पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र के दूसरे दिन एक अप्रत्याशित और नाटकीय बहस का गवाह बना, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का स्तर बीवी की कसम तक पहुंच गया। यह पूरा मामला योगी सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा है, जिस पर समाजवादी पार्टी यानी सपा के विधायक ने गंभीर सवाल उठाए, जिसके जवाब में मंत्री ने एक बेहद निजी और भावनात्मक चुनौती दे डाली। मुरादाबाद की बिलारी सीट से सपा विधायक फहीम इरफान ने सदन में जल जीवन मिशन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस योजना से विधायक बहुत दुखी हैं। उन्होंने योजना की गुणवत्ता पर कई सवाल उठाए, जैसे कम पानी का प्रेशर। इरफान ने कहा कि घरों में पानी का प्रेशर इतना कम है कि आधे घंटे में मुश्किल से 1 बाल्टी पानी भर पाता है। हैंडपंप की व्यवस्था खत्म है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के आने के बाद गांव में हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जिससे लोगों को और भी परेशानी हो रही है। सड़कों का नुकसान हुआ है। विधायक ने कहा कि ठेकेदारों ने पहले सड़कें तोड़ी और फिर पानी के टैंक बनाए, जिससे विकास के काम बाधित हुए। दुर्घटनाएं और मौतें। उन्होंने अयोध्या, बरेली, सीतापुर, मथुरा समेत कई जगहों पर पानी की टंकियों के गिरने की घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई। उन्होंने पूछा कि इन मौतों का मुआवजा कौन देगा, सरकार या ठेकेदार? गुणवत्ताहीन काम पर इरफान ने कहा कि बिछाई गई पाइपलाइन की खराब गुणवत्ता के कारण लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।
उन्होंने ठेकेदारों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। झूठी रिपोर्ट पर विधायक ने सरकार को बताया कि इस रिपोर्ट को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि 1,96,000 में से 1,90,000 सड़कों की मरम्मत कर दी गई। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है और अगर नहीं तो कब तक बनाई जाएगी। फहीम इरफान के इन आरोपों पर योगी सरकार में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने इरफान के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार के काम का बचाव किया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 5,63,992 किलोमीटर वितरण प्रणाली के सापेक्ष 5,15,000 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई और 1,90,105 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई। अपने जवाब में स्वतंत्र देव सिंह ने एक अप्रत्याशित और निजी टिप्पणी की। उन्होंने फहीम इरफान को चुनौती देते हुए कहा, मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर कहें कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचा। आप बोलिए, आप बीवी की कसम खाकर बता दें कि इनके गांव में पानी नहीं आ रहा है। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके गांव में पानी नहीं पहुंचा होगा तो वह उसी समय इस्तीफा दे देंगे। स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान से सदन में माहौल और गर्म हो गया। फहीम इरफान ने मंत्री की बीवी की कसम वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह इस तरह की बात ना करें। उन्होंने कहा कि मंत्री सिर्फ मेरे गांव की बात ना करें बल्कि किसी भी एक जिले की जांच करवा लें। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की पेशकश के जवाब में पलटवार करते हुए कहा, ये तो बीवी की कसम खाने की बात ही कह रहे हैं। मैं विधानसभा से इस्तीफा देने को तैयार हूं। यह घटना दिखाती है कि विधानसभा में योजनाओं पर बहस किस हद तक व्यक्तिगत हो सकती है। जहां एक और विपक्ष ने योजना की कमियों और गुणवत्ता पर सवाल उठाए, वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए एक ऐसी व्यक्तिगत चुनौती दे दी जिसने बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी कल फिर। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार।